Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 7th हिंदी मीडियम के अंदर जो कि A2 और A4 क्लासेस के अंदर हिंदी मीडियम में टॉपिक है आपका दहली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इसके अंदर हम दिल्ली के सुल्तानों के किस तरीके से वहाँ पे सल्तनत की नींव रखी गई, किस तरीके से दिल्ली का जो शहर था वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आपका टॉपिक जो फर्स्ट है, दिल्ली का एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित होना, ये 12वीं सदी से शुरू हुआ है। यानी अगर हम उससे पहले के इतिहास को उठा के देखते हैं तो दिल्ली को एक महत्वपूर्ण शहर का कोई दर्जा उस समय नहीं था। 12वीं सदी से इसको एक महत्वपूर्ण शहर का दर्जा मिला, एक राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगा। इसके अंदर सबसे पहले तोमर राजपूत काल के अंदर दिल्ली राजधानी बना, यानी तोमर शासकों ने अपनी राजधानी के रूप में दिल्ली को एस्टेब्लिश किया। उसमें सभी तरह के प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया। प्रशासनिक भवनों के साथ साथ उसने प्रशासनिक इकाइयों की नींव वहाँ पर रखी ताकि अच्छे से शासन चलाया जा सके। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, 12वीं सदी में तोमरों को अजमेर के चौहानों के द्वारा, चाहमानों के द्वारा पराजित किया गया। ये चौहान और चहमान ये दोनों सेम हैं, चाहमान भी बुला सकते हैं इसको या फिर चौहान भी बुला सकते हैं। ये अजमेर के चौहानों ने तोमर राजवंश के राजपूत को हरा दिया, यानी इस राजपूत वंश को इन्होंने हरा दिया। तोमर राजवंश उनसे कमज़ोर था, अजमेर के चौहानों ने इसे हरा करके अपनी शासन सत्ता उनसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दी। जैन व्यापारियों का निवास, यहाँ पर उस समय के दौरान बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जैन व्यापारी यहाँ पर दिल्ली में रहते थे और व्यापार से जुड़े हुए थे, यानी व्यापारिक गतिविधि के अंदर उनका महत्वपूर्ण दबदबा होता था। दहलीवाल सिक्के, यहाँ पर उस समय पर दहलीवाल सिक्के के अंदर जैसे वस्तुओं का आपस में लेन देन होता था, तो विभिन्न तरह का जो लेन देन था उसके बदले में दहलीवाल सिक्के चलते थे जो कि महत्वपूर्ण कीमती धातुओं से बने हुए थे, जैसे सोने या फिर चांदी के सिक्कों के रूप में ये अस्तित्व में होते थे। दहलीवाल सिक्के दिल्ली के अंदर ही ढाले जाते थे और वहीं पर वहाँ के बाजार के अंदर ही चलते थे। 13वीं सदी में दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंदर यह शहर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसमें एक दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, यानी सल्तनत काल की शुरुआत जो है 13वीं सदी से होती है। हमने अभी कुछ समय पहले इसके विषय में जाना है कि 12वीं सदी में ये जो है तोमर राजपूत काल के राजपूतों को हरा करके और 12वीं सदी में अजमेर के चौहानों ने इस पर कब्जा किया और धीरे धीरे यहाँ पर सल्तनत की नींव रखी गई 13वीं सदी में। अब इसके बाद दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण नगरों का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला, वहाँ पे स्थापना की गई। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नगर होते थे, दहली कोहना, सीरी, जहाँपना, हौजकास और तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोज शाह कोटला, इस तरह के कुतुब मीनार, ये वो स्थान है जो हमारी आज के समय में पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं और हमारे देश को काफ़ी राजस्व जो है उससे वसूल होता है, यानी काफ़ी मात्रा में हम वहाँ से पैसा कमाते हैं। हमारे देश का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठता है। यहाँ दिल्ली के अंदर ये सभी नगर उस समय अस्तित्व में आए जब 13वीं सदी के अंदर इसको राजधानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया गया, सल्तनत काल की नींव रख दी गई। यानी सल्तनत काल के दौरान इन सभी नगरों को विकसित बनाया गया और कुछ नए शहर भी बसाए गए। राजपूत वंश के अंदर सबसे पहले कौन कौन से राजवंश यहाँ पे शासन करके गए हैं? तोमर राजवंश ने शासन किया, तोमरों ने, अनंगपाल ने किया, चौहानों ने किया। चौहान वंश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वीराज चौहान का नाम सभी जानते हैं। वह एक वीर शासक था जिसको मोहम्मद गोरी ने 1192 में उनको हरा दिया था और उसके बाद भी उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, तब भी उन्होंने बदला ले लिया था। इसके बाद तुर्की शासक यहाँ पर हावी हुए
जो कि पश्चिम दिशा से भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके प्रमुख शासकों के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उसके बाद रज़िया बेगम और गियासुद्दीन बलबन। ये इनका हमारे इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसकी बनी हुई कुतुब मीनार को पूरा करवाया। उसकी जो 3-4 मंजिल जो बचे हुए थे उनको पूरा कराया। रज़िया बेगम वह पहली महिला सुल्तान थी, क्योंकि उससे पहले कोई भी मुस्लिम महिला शासिका नहीं रही या हिंदू शासिका उस समय दिल्ली के अंदर शासन नहीं कर पाई थी, या सल्तनत काल के दौरान ये महिला शासिका के तौर पर अकेली सबसे पहले इसको मतलब ये पद प्राप्त हुआ, ये सम्मान प्राप्त हुआ। ये 1236 के अंदर रज़िया बेगम को यहाँ शासन सत्ता सौंपी गई। 1240 में इसको हटा दिया गया, क्योंकि रूढ़िवादी समाज था और महिला को इतने अधिकार कोई भी नहीं देना चाहते थे। मिनाज ए सिराज नामक एक इतिहासकार हुए हैं, जो उन्होंने अपने हिसाब से इसको वर्गीकरण करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि समाज के अंदर उस समय महिलाओं को इतने ज़्यादा हक नहीं दिए जाते थे, वो खुद भी महिलाओं को इतने हक देना नहीं चाहता था, यानी पुरुष वर्ग के शासकों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। और इसमें जो रज़िया बेगम के शासन के दौरान एक बड़ी चुनौती जो उन्होंने झेली है, उसमें 40 सरदारों का एक गुट था। उस गुट ने उनके खिलाफ गुटबंदी की और उनको अपनी साजिश का शिकार बनाया। उस 40 जो सरदारों का गुट था उसको चुनौती दी है नेक्स्ट शासक ने, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन की नीति थी लौह और रक्त की नीति, जिन्होंने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए उन 40 सरदारों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और अपने खिलाफ उनको एकजुट नहीं होने दिया, अपनी गुटबंदी उनकी नहीं कामयाब होने दी और काफ़ी समय तक वो शासन करते रहे और अच्छे तरीके से शासन उन्होंने करके दिखाया। खिलजी वंश, खिलजी वंश के अंदर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का नाम विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आर्थिक सुधारों के रूप में भी कुछ जाना जाता है, जैसे कि उन्होंने बाट बट्टे प्रणाली को लागू किया इंडिया के अंदर और माप प्रणालियों को लागू किया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो किलोग्राम के अंदर या मीटर के अंदर या हर तरीके की जो इकाई के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो लंबे व्यापक पैमाने पर इन्होंने इसका एक बिल्कुल सही पैमाना और मानक तय किए उस समय पर, और इसीलिए इस शासक को एक अच्छा शासक माना जाता है। तुगलक वंश, तुगलक वंश के भी 3-4 शासक बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनमें सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, दूसरे शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरे शासक थे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ हम इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक जो कि ये वो शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की सेना को बहुत मजबूत कर दिया था और उसने अपने शासनकाल के दौरान साउथ के अंदर लंबे लंबे सैनिक अभियान आयोजित किए और बड़े पैमाने पर उसने क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। यहाँ तक कि दिल्ली से और वेस्ट बंगाल के जरिए उसने साउथ तक, वारंगल तक उसने अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने देवगिरी तक अभियान चलाया। उन्होंने मदुरई और जो आधुनिक जो एक तंजावुर जो कस्बा है वहाँ तक उन्होंने सैनिक अभियान आयोजित किए। इसके अलावा जो कि राजस्थान का इस रणथंबोर है और ये दूसरा जो चित्तौड़गढ़, इस इलाके तक भी उन्होंने सैन्य अभियान आयोजित करके उन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उसके शासन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये काम बहुत सही किया, लेकिन उसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। उसने एक बार अपनी राजधानी को चेंज करने का डिसीजन लिया, लेकिन उसका चेंज किया हुआ डिसीजन उसको वापस बदलना पड़ा। उस दौरान नई राजधानी को बसाने में उसको काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ा और फिर वापस उसको दिल्ली अपनी राजधानी कायम करनी पड़ी, क्योंकि उस समय पश्चिम दिशा से आक्रमण ज्यादा होते थे। इसके बाद है नेक्स्ट जो वंश आया सैयद वंश। सैयद वंश में खिजर खान जो हैं शासक के रूप में महत्वपूर्ण रहे और लोदी वंश में बहलोल लोदी का नाम सबसे महत्वपूर्ण के रूप में आता है। तो ये सभी शासकों की डिटेल है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक के दौरान शासन किया। सबसे पहले राजपूत वंश ने, दूसरे में तुर्की राजवंश ने, तीसरे पे खलजी वंश ने, चौथे पर तुगलक वंश ने, पांचवें पर सैयद वंश ने और छठे पर लोदी वंश ने। अब इसके बाद हम
आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा सुल्तानों के विषय में हम इतना कुछ कैसे जान लेते हैं, किस तरह से उनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके कुछ जरिए हैं, अभिलेख वगैरह, सिक्कों के जरिए, स्थापत्य कला के जरिए हमें पता चलता है। भवन निर्माण शैली को देख करके अगर उस पर कहीं पर कोई चीज अंकित की गई है तो उसको देख कर पहचान लेते हैं कि किस शासक के द्वारा इसको बनाया गया है। जैसे कि दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा है तो उसमें कंप्लीट डिटेल उस अभिलेख के जरिए उसमें बताई गई है कि ये किसने बनवाया, कब बनवाया। ये सारी डिटेल हर मतलब जो भी ऐतिहासिक इमारत है उस पर अंकित की गई है और उससे जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा सिक्कों को अध्ययन करने के बाद भी पता चलता है कि सिक्के किस काल के थे, किस शासक ने मतलब ढाले और किस तरीके से प्रचलित किए गए थे। अभिलेख से भी महत्वपूर्ण जानकारियां पता चलती हैं कि कौन कौन सी भाषाओं को इस्तेमाल में लिया गया था और किन किन बातों से मतलब को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। राजा के आदेश कैसे आम जनता में लागू होते थे, इनका पता चलता था। इसके अलावा साहित्य के अंदर तारीख और त्वारीख, ये दो तरीके से साहित्य लिखा जाता था फारसी भाषा में। तारीख को एक वचन के रूप में हम मान सकते हैं और त्वारीख जो है बहुवचन के रूप में माना जाता था। तारीख और त्वारीख से फारसी भाषा के अंदर इन जो सुल्तानों के इतिहास की जानकारी को हम जान पाते हैं कि सुल्तानों ने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और किस किस तरीके से वो कोई गलतियां भी कर बैठे हैं या कोई कमियां हैं तो वो भी उसमें पता चलती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पांडुलिपि तैयार करना। पांडुलिपि एक ऐसा मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है, यानी अपने हाथ से लिखते हैं। और पांडुलिपि क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो पांडुलिपि को हाथ से तैयार करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रोसेस से गुजरना होता था। उसकी सबसे पहली प्रोसेस थी कागज को तैयार करना। कागज को तैयार करने के बाद नेक्स्ट काम होता था लेखन का काम। लेखक अपना लेखन कार्य करते थे, विभिन्न भाषाओं में करते थे। शब्दों और अनुच्छेदों में सोने का उपयोग, अगर किसी शब्द को हेडलाइन के रूप में इस्तेमाल करना है, महत्वपूर्ण शब्द है कोई, तो उसको सोने को पिघला करके उस स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम अंकित किया जाता था। और जिल्द तैयार करना, क्योंकि कोई भी बुक है अगर उसकी सुंदरता को बढ़ाना है, उसको आकर्षक बनाना है तो जिल्द उसका सुंदर होना चाहिए। इसलिए ये बात पांडुलिपि को तैयार करते हुए सुल्तानों के शासनकाल के दौरान लेखक इस बात का ध्यान रखते थे। इसके बाद है न्यायिक चक्र। न्याय चक्र का मतलब होता है कि एक इस तरह की विचारधारा समाज के अंदर ये प्रचारित होती थी कि किसान अपनी खेतों में अनाज उपजाता है, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करता है। उत्पादन करने से उसके द्वारा जो राजस्व वसूल होता है या जो पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है तो सुल्तान उसका इस्तेमाल सैनिकों को वेतन के रूप में करता है। सैनिकों को वेतन देने के लिए राज्य के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की और एक ईमानदार प्रशासन की जरूरत होती है जो कि शासक उस कार्य को करता है। ये सारा न्याय चक्र होता है। इसके बाद है जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध अधिकार एक ऐसी परंपरा उस समय मानी जाती थी जिसमें पुरुष वर्ग को ही, यानी जन्म से कुछ अभिजात वर्ग के लोगों को, कुलीन वर्ग के लोगों को शासन सत्ता सौंपे जाने का अधिकार समाज मानता था। उसे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में माना जाता था। अगर उनका जैसे किसी भी शासक के परिवार में जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसको समाज मान लेता था कि भावी शासक है। इस तरीके से जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में उनकी शासन सत्ता से जुड़ी हुई बात की परंपरा का पता चलता है। लिंग भेद। लिंग भेद के अंदर हमें यह बात पता चलती है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर और इतना सशक्त नहीं माना जाता था। पुरुष सख्त डिसीजन ले सकते थे और बेहतर तरीके से शासन कर सकते थे, ये बात पता चलती है। जैसे रजिया बेगम के बारे में उस समय के दरबारी और उस समय के जो इतिहासकार वो यही मानते थे कि वो मतलब खूब अच्छी शासिका थी, अपने भाइयों की अपेक्षा उसमें ज्ञान ज्यादा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके महत्व को नहीं आंका। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। यू कैन रिवाइज। सबसे फर्स्ट टॉपिक के अंदर तोमर जो राजपूत काल के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुआ, राजधानी नगर बना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में। उसके बाद 12वीं सदी में अजमेर के चौहानों ने जो तोमरों को पराजित कर दिया, जैन व्यापारियों को वहां पे बसाया, दहलीवाल सिक्के वहां पे चलाए। 13वीं सदी के अंदर यहाँ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण नगर बनाए गए, दहली कोहना, सीरी, जहापना, हौजखास, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। महत्वपूर्ण वंश इस तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं। पहला राजपूत वंश, दूसरा तुर्की शासक, तीसरा खलजी वंश, चौथा तुगलक वंश, पांचवा सैयद वंश। इसमें राजपूत वंश के 3 प्रमुख शासक रहे हैं, तोमर, अनंगपाल, चौहान। तुर्की शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया बेगम, गियासुद्दीन बलबन।
खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में खिजर खान और लोदी वंश में बहलोल लोदी। ये सभी टाइम के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले शासन इन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, फिर इन्होंने, फिर इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने, फिर लास्ट में इन्होंने। तो सुल्तानों के विषय में जो जानकारी है हमें अभिलेखों, सिक्कों के जरिए हमें पता चलती है, स्थापत्य कला से पता चलती है, तारीख और त्वारीख नाम के साहित्य से हमें पता चलता है, जो कि एक वचन और बहुवचन में लिखा गया था। एक वचन में तारीख और बहुवचन में त्वारीख। पांडुलिपि तैयार करने की जो प्रोसेस बताइए, कागज को तैयार करना, हैंड रिटन रिकॉर्ड को कैसे तैयार करते थे, कागज तैयार करना सबसे पहला काम। दूसरा काम लेखन का काम, लेखक अपना लेखन का कार्य करते थे। शब्दों और अनुच्छेदों में जो महत्वपूर्ण शब्द होते थे उसमें स्वर्ण अक्षरों में उसको अंकित किया जाता था, हेडिंग वगैरह को, और फिर उसके बाद में उसका जिल्द बहुत सुंदर बनाया जाता था ताकि वह पांडुलिपि सुंदर दिखाई दे। न्याय चक्र के अंदर एक ऐसी परंपरा के विषय में बताया गया है कि जैसे कोई भी प्रशासक है वो उस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट समाज के अंदर बना के रखता था कि जैसे किसान जो उत्पादन करता है उसका कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जमा होता है, और वो एक मतलब किसान के हित की बात है। अगर किसानों को शासक जो है खुश रखेगा तो वो कुशलतापूर्वक अपना जितना उनका टैक्स बनेगा वो टैक्स दे देंगे, और उनका जो टैक्स मिलेगा उस टैक्स से सैनिकों का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, और सैनिकों के वेतन समय से भुगतान होने पर प्रशासन अच्छे तरीके से चल सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब न्याय और ईमानदारी से कोई शासक अपना काम करता है। इसके अंदर जन्मसिद्ध अधिकार में उन शासकों के विषय में बताया गया है जो अभिजात और कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे, और उनको ही शासन करने का हक जन्मना प्राप्त होते थे, और जो कि समाज के अंदर एक परंपरा बनी हुई थी। लिंग भेद के अंदर पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा सशक्त और मजबूत माना गया है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यू कैन रिवाइज, इस लेसन को आपको पढ़ना है। जितने भी आपके पेजेस आपको भेजे गए हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद।